दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर जनरल पेपर की, और उसमें यूनिट 10 के अंदर से दोस्तों हम टॉपिक ले रहे हैं भारतीय शिक्षा आयोग, या जिसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। उस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है श्रुति कोश चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। दोस्तों अगर हम भारतीय शिक्षा आयोग की बात करें, भारतीय हंटर कमीशन की बात करें, तो अगर हम शुरुआती दौर में चलें तो दोस्तों वुड के घोषणा पत्र के आधार पर 1854 का ये वुड डिस्पैच है, घोषणा पत्र है। उसके आधार पर कंपनी सरकार ने भारतीय शिक्षा का कार्य आरंभ किया था। लेकिन जैसे ही 1854 में कार्य आरंभ किया, 1857 में क्रांति शुरू हो गई और जो भारतीय शिक्षा के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में उत्पन्न हुई। दोस्तों प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1 वर्ष से अधिक चला और उसकी समाप्ति पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी की राजनीतिक सत्ता का अंत करके भारतीय शासन की बागडोर को अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों नवंबर 1858 भारत के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने इस बात की घोषणा की और भारत की शासन सत्ता ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में पहुंच गई। दोस्तों इसके बाद भारत मंत्री के नवीन पद का निर्माण हुआ और इस पद पर सबसे पहले जिसकी नियुक्ति की गई वो थे दोस्तों लॉर्ड स्टैनले। लॉर्ड स्टैनले की इस पर नियुक्ति हुई। वह भारत के वुड के घोषणा पत्र की प्रतिक्रिया देखना चाहता था, अतः उसने 1859 में भारतीय शिक्षा के बारे में एक आज्ञा पत्र जारी किया और इसे ही स्टैनले का आदेश पत्र कहा जाता है। दोस्तों इसमें उसने वुड के घोषणा पत्र के प्राय सभी सिद्धांतों का समर्थन किया और साथ ही उसने प्राथमिक शिक्षा पर भी बल दिया। तो इस प्रकार स्टैनले का यह आदेश पत्र आया। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इस आयोग की नियुक्ति के कारण क्या थे, किन कारणों से आयोग की नियुक्ति हुई। दोस्तों अगर हम नियुक्ति की बात करें तो सबसे पहला जो कारण इसमें निकलकर सामने आता है वो आता है सिद्धांतों और क्रियाओं में अंतर का कारण। दोस्तों भारत सरकार ने वुड और स्टैनले के आदेश पत्रों में जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत दिए गए थे उनको स्वीकार कर लिया था, लेकिन अगर क्रियात्मक रूप से हम बात करें तो क्रियात्मक रूप से उनमें काफ़ी भिन्नता थी। तो ये जो सिद्धांत और क्रियाओं में जो अंतर था उसकी जांच की जानी चाहिए थी, लेकिन ये जांच किसके द्वारा की जाए ये एक प्रश्न उत्पन्न हो गया सामने। तो जब तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा तब तक हर 20 वर्ष के बाद कंपनी का आज्ञापत्र जो था नवीनीकरण के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाता था। उस समय भारतीय अगर हम बात करें शिक्षा पर विचार करके कंपनी को उचित सलाह देती थी, लेकिन भारत पर पार्लियामेंट का शासन स्थापित होने से ऐसा संभव नहीं रहा। पार्लियामेंट कंपनी की शिक्षा नीति की आलोचना तो कर सकती थी, लेकिन अपनी नीति की नहीं, और ऐसी दशा में यह कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाना था। दोस्तों इसी को करने के लिए आयोग की आवश्यकता का अनुभव किया गया। दूसरे अगर हम कारण की बात करें तो दूसरा कारण है जन शिक्षा की अवहेलना के कारण। नेग्लेक्ट किया गया मास एजुकेशन को। वुड के घोषणा पत्र ने यह स्वीकार किया था कि भारत में जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई, और घोषणा पत्र ने जनसाधारण की शिक्षा पर विशेष बल दिया था। स्टैनले के आदेश पत्र में भी प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया था, लेकिन भारत के अंग्रेज कर्मचारियों ने दोनों आदेश पत्रों की अवहेलना की थी। वे अब भी निस्संदन सिद्धांत पर चलकर जनसाधारण की शिक्षा को पूर्ण रूप से उदासीन मानते थे। उनके इस कार्य की जांच करने के लिए
इस प्रकार के आयोग की आवश्यकता पड़ी। तीसरा जो प्रमुख कारण था वो था मिशनरियों के आंदोलन। दोस्तों, वुड के घोषणा पत्र ने सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया, लेकिन वहां पर उसे यह आशा थी कि इस प्रणाली को अपनाने के बाद एक ऐसा समय आ जाएगा जब केवल गैर सरकारी स्कूल रह जाएंगे और सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। इससे मिशनरियों को काफ़ी आशाएं जागृत हो गई, लेकिन 1858 में जब धार्मिक तटस्थता की स्थिति आ गई तो उसकी नीति की घोषणा करके सरकार मिशनरियों पर नज़र रखने लगी और सहायता अनुदान देने में भी सरकार ने उनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं दिखाई। तो मिशनरी शिक्षा के क्षेत्र में अपना एकमात्र अधिकार चाहते थे, अतः उनको शंका और क्षोभ से प्रेरित होकर यह आंदोलन करना आरंभ कर दिया कि भारतीय शिक्षा नीति वुड के आदेश पत्र के विपरीत है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये आंदोलन था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बना इस आयोग की नियुक्ति का। नेक्स्ट जो कारण था वो था शिक्षा स्थिति की जांच करने के लिए। दोस्तों, वुड के घोषणा पत्र में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था उनको लागू हुए 25 वर्ष से भी अधिक हो चुके थे, लेकिन इसके अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था स्थानीय सरकारों को सौंपे हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। तो सरकार ये जानना चाहती थी कि भाई इन दोनों बातों का परिणाम क्या निकला। इनको शिक्षा की तत्कालीन स्थिति की जांच करके ही मालूम किया जा सकता था। तो इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि क्यों ना एक ऐसा आयोग बनाया जाए जिस आयोग के माध्यम से इन सभी चीज़ों का, इन सभी जो शिक्षा नीतियां बनाई गई थी, शिक्षा स्थिति जो थी उस समय की, उसको पता किया जाए। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर इस आयोग की नियुक्ति किस प्रकार हुई। दोस्तों, शिक्षा की सामान्य समिति जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, भारत सरकार की शिक्षा नीति के विरुद्ध आंदोलन करती रही, पर उसे कोई सफलता यहाँ नहीं मिली और उसके कारण 1882 में शिक्षा के एक हम प्रेमी कहें अगर लॉर्ड रिपन को, तो ये अतिशयोक्ति ना होगी, तो शिक्षा प्रेमी लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय नियुक्त कर दिए गए 1882 में। और उस अवसर पर समिति के एक शिष्टमंडल ने उनसे भेंट की और भारतीय शिक्षा की जांच के बारे में प्रार्थना की कि साहब भारतीय शिक्षा की जांच तो की जाए, किस प्रकार चल रही है। तो लॉर्ड रिपन ने उस समय उनकी बात को सुन लिया कि साहब मैं अगर भारत आया हूं तो इस शिक्षा नीति को ज़रूर चेक करूंगा। तो इस कारण से 3 जनवरी 1882 को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, नियुक्ति की गई। और अगर हम बात करें तो इसी आयोग को क्या कहा जाता है, हंटर कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी, विलियम हंटर की अध्यक्षता में बनी थी, इसलिए इसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है। तो आयोग को नियुक्त करने वाले प्रस्ताव पारित हो गए और उस प्रस्ताव में कहा गया कि गवर्नर जनरल जो है वो सरकार की ओर से ब्रिटिश शिक्षा में शिक्षा की वर्तमान अवस्था की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का और उसमें विभिन्न प्रांतों के व्यक्तियों को काफ़ी संख्या में रखने का निश्चय किया, जिससे कि उसके सामने जो तथ्य उपस्थित किए जाएं उन पर बुद्धिमानी से विचार किया जा सके। और इस कारण से इस आयोग की जो है गठन कर लिया गया विलियम हंटर की अध्यक्षता में। दोस्तों, आयोग चूँकि भारत में बना तो कहने को तो ये भारतीय था, लेकिन इसके 22 सदस्यों में से केवल 7 सदस्य ही भारतीय थे। इनमें से 3 सदस्य थे सैयद अहमद, भूदेव मुखर्जी और महाराजा टैगोर, जो सरकार के विशेष कपरापात्र थे, इसलिए अगर उनको भारतीय कहा जाए तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि वह उनके प्रकार की ही बातें करेंगे, उन जैसी ही बातें करेंगे। अन्य भारतीय सदस्य भी सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। तो इस प्रकार भारतीयों
में से कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो जनता का प्रतिनिधि होता। तो केवल अगर हम यूँ कह सकें इसको कि केवल नाम मात्र का ही था, तो ये गलत नहीं होगा। और उसमें ज़्यादा जो संख्या थी वो थी अंग्रेज़ों की, और मिशनरियों के यहाँ पे 3 प्रतिनिधि चुने गए थे। अब जो ये चुने गए प्रतिनिधि थे, उनके आधार पर कंप्लीट ये जो आयोग बना, ये सारा का सारा क्या बना, ये अंग्रेजी बाहुल्यता का ही आयोग बन गया। अतः हम यहाँ ये चीज़ कह सकते हैं कि ये भारतीय आयोग न होकर अंग्रेजी आयोग था, और ऐसे आयोग से भारतीय शिक्षा के हित में बात करना ये शायद हम स्वप्न में ही सोचें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस आयोग के कार्यक्षेत्र की। दोस्तों, आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था, उसका प्रतिवेदन क्या था। अगर हम आयोग के कार्यक्षेत्र की बात करें, दोस्तों आयोग को नियुक्त करने वाले प्रस्ताव में आयोग का कार्यक्षेत्र और इसके जांच के विषय दिए गए थे, और इसमें कहा गया था कि भाई आयोग का काम क्या होगा। तो आयोग का काम विशेष रूप से इस बात की जांच करना था कि 1854 के जो आदेश पत्र के सिद्धांत थे उनको किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है। मेन चीज़ ये यहाँ पे देखनी थी, और ऐसे उपायों के सुझाव भी देना था यहाँ पर जो क्या करें, आदेश पत्र में निर्धारित नीति को और अधिक कार्यान्वित करने के लिए आयोग के विचार से वांछनीय प्रतीत होते हों। ऐसी उन्हें सुझाव देने की भी बात की गई। तो कार्यक्षेत्र निर्धारित करने के बाद आयोग को कई चीज़ें यहाँ पर चेक करनी थी। दोस्तों, यहाँ पर कई प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे आयोग के सामने कि क्या सरकार ने उच्च और माध्यमिक शिक्षा की और अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना कर दी। ये एक सवालिया प्रश्न था। दूसरी समस्या उत्पन्न हुई कि क्या प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है क्या, आखिर उसकी उन्नति और प्रसार के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या साधन होने चाहिए। सहायता अनुदान के बारे में क्या बात की गई। इसी तरह से अगर शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों की बात की जाए, सरकार की नीतियों की बात की जाए, राजकीय विद्यालयों की स्थिति की बात की जाए, तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये उत्पन्न हुए। तो इनके बारे में क्या कार्य किया गया, क्या जांच की गई, जांच का ये एक विषय था कि ये कार्य हुए या नहीं हुए, तो किस प्रकार इनमें समाधान किया जा सकता है, उपाय लाए जा सकते हैं। दोस्तों, आयोग का कार्य जो था यहाँ पर संकुचित सा था। उसे विशेष रूप से इस बात की जांच करनी थी कि वुड के घोषणा पत्र में प्रतिपादित जो शिक्षा नीति थी उसको किस प्रकार कार्यान्वित किया गया था और उसको किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। तो इससे ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि भारत सरकार उस शिक्षा नीति को बिल्कुल उपयुक्त मानती थी और उसमें किसी प्रकार से अलग उससे नहीं होना चाहती थी। अब बात करते हैं उसके प्रतिवेदन की। दोस्तों, नियुक्ति के बाद आयोग ने 7 सप्ताह तक कोलकाता में काम किया। उसके बाद उसने 8 माह तक सारे देश का भ्रमण किया। इस अवधि में उसने शिक्षा से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों के बयान लिए, बात की और शिक्षा संबंधी जो तथ्य थे, आंकड़े थे, उनको जमा किया। और आयोग ने प्रांतीय सरकारों से भी रिपोर्टें मांगी। इस प्रकार बहुत परिश्रम से लगभग 10 माह के बाद मार्च 1883 में आयोग ने 770 से अधिक पृष्ठों की एक रिपोर्ट तैयार कर ली और ये रिपोर्ट जो थी वो सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी। सरकार को ये रिपोर्ट दे दी, जिसके अंदर उसने आयोग की सिफारिशें और जो सुझाव थे वो उसको दिए कि साहब ये हम सिफारिशें करते हैं, सुझाव देते हैं जो इस शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आगे के वीडियो में हम हंटर आयोग की सिफारिशें और सुझाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि नेट के और अधिक वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।